ब्रॉट टू यू बाय LIC ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो बजट और बाजार। बहुत ही कम समय बचा है बजट आने में, और ऐसे में बाजार ने थोड़ी सी वापसी जरूर की है। अब इसको आप एक निचले स्तरों से वापसी कह लें, या फिर बजट से पहले की खरीदारी कह लें, या फिर इस सीरीज की एक्सपायर होने से पहले की शॉर्ट कवरिंग, लेकिन संभल तो रहा है मार्केट, ऐसा लग रहा है। पर ओवरऑल जो डैमेज हुआ उसकी भरपाई कब तक होगी, और क्या निवेशकों का 2025 में पैसा आसानी से बनेगा, या फिर ये मुश्किल अभी बनी रहेगी, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए अविनाश गोरखशेखर साहब हमारे साथ से मौजूद हैं। अविनाश जी नमस्कार। स्वागत है आपका बजट और बाजार में। हाँ, नमस्कार रजत। सर, इस बार वित्त मंत्री से क्या एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं? आपकी टॉप एक्सपेक्टेशन इस बजट से क्या है? देखो रजत, मार्केट का तो एक्सपेक्टेशन बहुत कम है। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि कोई बुरी खबर कैपिटल मार्केट रिलेटेड तो कोई आ नहीं जाए, जैसे कि पिछले साल हो गया था। तो मेरे ख्याल से इस बार गवर्नमेंट अगर कंजम्पशन को लेके, ग्रोथ को लेके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेके और इंडस्ट्री को अगर सस्ते फंड दिलाने की कोशिश करता है और नए कैपिटल इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करता है, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली मार्केट्स को ये बात पसंद आएगी, क्योंकि अभी ग्रोथ की जरूरत है। अगर ग्रोथ को अहमियत दी जाती है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को वापस एक सेंटिमेंटल बूस्टर शॉट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, एग्री, फिर उसके बाद इंफ्रा, उसके बाद रेलवे, डिफेंस, ये सेक्टर्स में तो पैसा गवर्नमेंट जरूर खर्चा करेगी। लेकिन स्पेसिफिक सेक्टर्स को लेके, अगर हाउसिंग, रियल एस्टेट, या मान के चलिए कैपिटल गुड्स को लेके, अगर गवर्नमेंट कोई अच्छा सा स्कीम अनाउंस करे, या मान के चले R&D को लेके या कैपिटल इन्वेस्टमेंट को लेके कोई स्पेशल टैक्स इंसेंटिव दे, प्लस मिडिल क्लास के हाथों में अगर थोड़ा सा ज्यादा पैसा बचता है, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि टैक्स रेट्स थोड़े कम हो जाए, या मे बी कोई नई स्लैब अनाउंस हो जाए। क्योंकि ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि पुराना जो टैक्स रिजीम है वो शायद गवर्नमेंट पूरी तरह से एग्जेम्पशंस खत्म करेगी और नए सिस्टम को ही लागू करेगी। तो वो एक मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट रहेगा। और ओवरऑल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में उम्मीद है कि कंजम्पशन अगर बढ़ता है तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली सारे कंपनीज जैसे FMCG है, टू व्हीलर है, ये सारी कंपनीज को फायदा होना चाहिए। तो आई थिंक एक्सपेक्टेशन है कि इस बार गवर्नमेंट थोड़ा सा ग्रोथ ओरिएंटेड बजट करे, और पॉपुलिस्ट जो भी स्कीम्स है उनको थोड़ा सा मिनिमल रखे। हालांकि थोड़ी बहुत तो पॉपुलिस्ट स्कीम्स तो रहेगी, बट ज्यादा ग्रोथ के ऊपर फोकस आता है तो मार्केट इसको डेफिनेटली एक थम्स अप देगी, ऐसा मुझे लगता है। ये कैपेक्स का कितना आंकड़ा समझ रहे हैं? पिछली बार 11.11 लाख करोड़ रुपीस था। कोई बहुत ज्यादा बड़ा आंकड़ा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस बजट में? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई आंकड़ा बड़ा होने से कोई इम्प्रूवमेंट होगा। देखिए, मेरे ख्याल से पिछले बार भी ये जो आंकड़ा अनाउंस किया था, उससे कहीं ज्यादा सेक्टर स्पेसिफिक अगर कोई अच्छा अनाउंसमेंट आता है, कि मान के चले कि कैपिटल गुड्स सेक्टर में अगर कोई नई फैक्ट्री लगा रहे हैं सोलर की, या मान के चलिए कोई नया इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं और उसके ऊपर गवर्नमेंट कहता है कि अगले 5 साल के लिए वहां से वो फैक्ट्री से 25% या 30% का रिबेट मिलेगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो वो डेफिनेटली इंडस्ट्री को पसंद आएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर थोड़े से टैक्स रेट्स कम होते हैं, मेरे ख्याल से डायरेक्ट टैक्स रेट्स नहीं बट इनडायरेक्ट टैक्स रेट्स में भी अगर थोड़ी कटौती आती है, तो भी मेरे ख्याल से इंडस्ट्री को अच्छी सिग्नल मिलेगी। और हाँ, ओवरऑल इंटरेस्ट रेट का जो सिनारियो है, अगर वहां पे होपफुली RBI बजट के बाद कुछ ना कुछ अच्छी खबर सुनाता है, तो मेरे ख्याल से मार्केट्स को डेफिनेटली ये बात पसंद आएगी। बट अदरवाइज ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर का नंबर बढ़ने से मुझे नहीं लगता है प्योरली वो नंबर बढ़ने से मार्केट को दिलासा होगा। उसके बाद स्पेसिफिकली कौन से सेक्टर को बेनिफिट होगा, वो काफी इंपॉर्टेंट बात रहेगी। लेकिन सर, मार्केट्स पे जिस तरीके का करेक्शन आया, क्या वो एक्सपेक्टेड था, या फिर अब हम ओवरडन हो गए हैं? बजट से कुछ दिन पहले की खरीदारी पे क्या भरोसा करना चाहिए अभी? देखिए, बजट के पहले तो मार्केट काफी हल्का हो चुका है, और अभी ये जो चाइना का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप सीक डेवलपमेंट होने के बाद ही मेरे ख्याल से मार्केट्स में एक तोड़ फोड़ पैनिक आई है। वैसे तो देखिए, बाजार में FIs की बिकवाली तो बहुत जोरों से अभी भी चल रही है। जब तक डॉलर इंडेक्स चढ़ा है, जब तक बॉन्ड यील्ड US में बढ़े हुए हैं, तब तक इमीडिएटली ये ट्रेंड को रिवर्स करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। तो हो सकता है कि अगले 3-4 महीने के बाद होपफुली इंटरेस्ट रेट थोड़े कम होते हैं, इन्फ्लेशन कम होता है, तो कहीं ना कहीं देखिए मार्केट इंतजार कर रहा है कि रुपी स्टेबल हो, हमारी करेंसी ज्यादा वीक ना हो, और सबसे बड़ी बात FIs का जो सेलिंग है वो रुके, क्योंकि अभी तक वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो
अगले 2-3 महीने मार्केट ऐसे ही चैलेंजिंग और वोलेटाइल रहेगा। और नतीजे जो तीसरे तिमाही के आ गए रजत, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग नतीजे है मेरे ख्याल से। बहुत सारे नतीजे इंक्लूडिंग बैंक्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद कैपिटल गुड, उसके बाद जो कंज्यूमर ड्यूरेबल या एग्री कंपनीज है, वहां पे नतीजे इन लाइन बिल्कुल आए नहीं है। और वही एक कारण है कि मार्केट्स को थोड़ा अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिसअपॉइंटमेंट मिला है। तो यही कारण है कि मार्केट्स गिरे हैं। मेरे ख्याल से अभी तो लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट बॉटम आउट या स्टेबल हो चुका है, लेकिन अगर मान के चलिए बजट में कुछ आता ही नहीं है, और बजट एक जस्ट एक सिंपल डॉक्यूमेंट बनाने के बाद तो खत्म हो जाता है, तो मार्केट को डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग लगेगा। बिकॉज उम्मीदें तो है, ऑल्दो वो प्राइसेस में नहीं झलक रही है। बजट में अगर मान के चलिए कुछ नेगेटिव आता है, तो फिर और का जोर का झटका लग सकता है। तो आई थिंक वी हैव टू वेट एंड वॉच शनिवार के लिए, आई मीन रुकेंगे, और उसके बाद मेरे ख्याल से सोमवार को आपको एक्शन देखने को मिलेगा मार्केट। आपने इंटरेस्ट रेट्स की भी बात की अभी। आरबीआई की पॉलिसी आनी है बजट के बाद। कल एफओएमसी की पॉलिसी आ गई, यूएस फेड की पॉलिसी आई, ब्याज दरें नहीं घटेगी, ये अनुमान था, नहीं घटाई। और डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर रिएक्शन दिया है, टेरेबल जॉब। तो ये दोनों की आपस में ठन गई क्या, जेरोम पावेल और डोनाल्ड ट्रंप की, और इसका असर क्या होगा अब? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब को तो सब कुछ उनके हिसाब से चाहिए, तो वो अब उनका ओपिनियन देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से यूएस इकोनॉमी अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है शायद इंटरेस्ट रेट कट के लिए। अभी भी इन्फ्लेशन थोड़ा सा एलिवेटेड है। लेकिन हमारे यहाँ पे जरूर, आई मीन, हम यूएस के फेड गवर्नर से कमेंट्री सुनेंगे इंटरेस्ट कट के ऊपर। और उसके बाद मेरे ख्याल से यहाँ पे कितना लोकल इन्फ्लेशन है, मैक्रो नंबर्स कैसे बिल्डअप होते हैं, वो देखना पड़ेगा। बट मेरा भी मानना है कि कम से कम 2 या 3 महीने रुकने के बाद ही क्लियरिटी आएगी इंटरेस्ट रेट साइकिल कटवाने के लिए। हालांकि सारी इंडस्ट्री के लोग चाहते हैं कि इंटरेस्ट कट इमीडिएटली हो, बट मेरे ख्याल से सारी बातें हमारे हिसाब से होती नहीं है। तो इंटरेस्ट कट के लिए शायद हमको रुकना पड़े। ये भी जो आरबीआई की गवर्नर की पॉलिसी आएगी, वहां पे लग तो नहीं रहा है कि कोई बड़ा चेंज उनके स्टांस में आएगा। बट हाँ, जो कमेंट्री होगी वो मेरे ख्याल से काफी लोग सुनना चाहेंगे। अगर वहां पे थोड़ी बहुत इकोनॉमी के ऊपर पॉजिटिविटी वो जताते हैं, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आने वाला एटलीस्ट पॉलिसी में होपफुली एक रेट कट का एक साइकिल जरूर चालू हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो वील हैव टू वेट फॉर 3 मंथ्स। ये जो 1.5 लाख करोड़ रुपए लिक्विडिटी का इंजेक्शन दिया था आरबीआई ने अभी कुछ दिन पहले, ये सेंटीमेंट सुधार गया क्या बाजार का? इसके चलते आपको लगा है कि कुछ सेंटीमेंट सुधरा है मार्केट में? नहीं, थोड़ा बहुत तो देखिए स्लोली ये 3 हिस्सों में मुझे लग रहा है डालने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इमीडिएटली उसका इफेक्ट आया है। बट कहीं ना कहीं मार्केट स्टेबल होने की पॉसिबिलिटी लग रही है। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से तो मार्केट स्टेबल हो चुके हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि अगर ये ओपन मार्केट ऑपरेशन बिल्कुल ही नहीं आता, तो उसमें और भी दिक्कत आती। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ तो आया है। हो सकता है कि शायद आपको अगले 2 महीने के बाद, मार्च के पहले तक ये खत्म करना है, तो मेरे ख्याल से तब तक मेरे ख्याल से उसका पूरा असर आपको देखने को मिले। और रुपया स्टेबल होना चाहिए मेरे ख्याल से। रुपया जो वोलेटाइल ट्रेंड दिखा रहा है, बिकॉज डॉलर काफी इंडिया से निकल रहे हैं, तो ये जब तक स्टेबल नहीं होता तब तक मार्केट्स में उछाल चलता रहेगा। आई थिंक ये क्लियर है कि रुपया अगर और वीक होता है तो उसका असर हमारे इकोनॉमी के लिए नेगेटिव है। मार्केट्स भी नॉर्मली हम देखते हैं, जब रुपया वीक होता है तभी मार्केट्स भी अंडर परफॉर्म करते हैं। सर, आपने डीप सीक का जिक्र किया। ये वैसे आपने डाउनलोड कर लिया है डीप सीक का, वो नहीं जो नहीं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल R1 करके जो टूल है उनका? नहीं 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 नहीं, मेरे को जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ, वैसे आप आपसे ज्यादा डीप सीक को नहीं पता होगा, ये मेरे को भी पता है। इतने जबरदस्त फंडामेंटल एनालिसिस और एक एक कंपनी के बारे में बारीकी से जानते हो आप। लेकिन ये किया क्या इन्होंने? ये तो करके छुट्टी पे चले गए। ये जो भी किया उन्होंने 2 दिन पहले, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च वगैरह जो भी करना था करके चले गए। और उसके बाद से कोई खैर खबर ही नहीं डीप सीक की। अब चलता भी नहीं वो, मतलब प्रॉपरली अगर उसमें करो तो फिर वो बताया था कि ट्रैफिक ज्यादा है हमारी साइट पे। नहीं, देखिए, पहली बात तो चाइना से जो भी चीज आप डाउनलोड करते हो उसके ऊपर हम, या कोई भी ग्लोबली किसी को भी आप पूछिए, तो उसके ऊपर तुरंत कोई भरोसा कर नहीं सकता। अभी उसमें कौन सी चिप गई है, उसमें क्या उन्होंने किया है, प्लस ऐसी भी बातें चल रही है कि आप अगर डीप सीक डाउनलोड करोगे तो वो आपका डेटा चुराएगा। काफी हद तक वो आपके डेटा को प्रोब करेगा। तो ये सारी डाउट्स है। तो मुझे लगता है कि देखिए, इंडस्ट्री को भी ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उससे थोड़ा सा तो कम से कम उनका एक क्रेडिबल कंफर्ट आना चाहिए। क्योंकि कोई भी नई चीज आती है रजत, तो देखिए, लोग आज जिनको बिजनेस करना है वो 2-3 बार सोचेंगे कि अपने को नया
सॉफ्टवेयर अगर यूज करना है और वो भी चाइना का सॉफ्टवेयर है, तो सभी लोग थोड़े से कॉशियस तो रहेंगे। तो मेरे ख्याल से वही हाल इंडस्ट्री का है, जो यूजर्स है, जो कस्टमर सेगमेंट ये टारगेट कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक्सपेंस है, खर्चा है, वो बहुत ही कम होने वाला है। आम आदमी को भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलेगा, और कम से कम अगले 5-10 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्रोथ कई मायने मेरे ख्याल से ग्लोबली और इंडिया में होना चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा डेवलपमेंट है। अभी वो कितना सक्सीड होता है, कितने लोग उसको अपनाते हैं, वो कहना मुश्किल है। लेकिन क्लियरली इंडिया में भी अभी शायद गवर्नमेंट भी चाहेगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इंडियन प्रोग्रामर्स भी ऐसा कुछ करे, जिससे कि हमको भी उसका फायदा मिले। और इंडियन आईटी जो प्रोग्रामर्स है, उनकी तो कैपेबिलिटी बहुत ही अच्छी है। अगर सही प्रोत्साहन आप दे दो, तो मुझे लगता है कि इंडिया से भी ऐसा कुछ प्रोडक्ट निकल सकता है, अगर सही मायने से गवर्नमेंट फोकस करेगी। हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत है, यंग पॉपुलेशन भी बहुत है, तो बात और मुद्दा ये उठाया जाता है सरकारी गलियारों में कि जॉब लॉसेस हो जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आते ही। सर करेंगे तो हम, यही प्लेटफॉर्म उनका है, जॉब्स तो वहीं पर ही वही लोग देंगे फिर हमको। नहीं, देखो ऐसा तो नहीं है। देखिए काफी सेक्टर में हमने देखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद भी जो ह्यूमन इंटरवेंशन होता है रजत, वो कंटिन्यू होता है। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करोगे। तो कहीं ना कहीं तो देखो, आपको स्किल को भी बढ़ावा देना है, आपको आपके स्किल्स को अपग्रेड करना है। तो ये आई थिंक एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और सभी लोग जानते हैं कि आज अगर आप अपने स्किल सेट्स को बढ़ाओगे नहीं, अगर आप वही चीज 10 साल पहले अगर आप करते हो, तो वो चलेगा नहीं। इनफैक्ट शेयर मार्केट में भी मुझे याद है, 25-30 साल पहले जो पैरामीटर्स यूज होते थे और आज जो यूज होते हैं, वो काफी अलग है। तो आपको तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, आपको अपनी नॉलेज लेवल और आपका स्किल सेट लेवल अपग्रेड करना ही पड़ता है। तो ये इसमें कोई डाउट नहीं कि कोई ना कोई जॉब तो चली जाएगी, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन नए जॉब्स भी क्रिएट होंगे। तो आई थिंक इसको आपको पॉजिटिवली लेना है। इसमें देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे बेनिफिट के लिए, हमको पूरी तरह से बेरोजगार या हमको कंप्लीटली आउट ऑफ एक्शन करने के लिए नहीं है। पर हाँ, थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा अपना माइंडसेट भी बदलना पड़ेगा। इंडिया में शायद थोड़ा सा समय लगे, बट आगे चल के मेरे ख्याल से इसको कोई रोक नहीं सकता। अगर टेक्नोलॉजी ग्लोबली आई, तो इंडिया में भी आनी है। देखते हैं वित्त मंत्री स्किल डेवलपमेंट के ऊपर इस बार क्या बोलते हैं। पिछली बार तो बहुत बड़े बड़े ऐलान किए थे, इस बार देखते हैं। और इस बार तो ये जो पता लगा है कि दो महाशक्तियां आपस में भिड़ गई हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम पे, तो हो सकता है बजट में कुछ अनाउंसमेंट्स होती हुई नजर आए। कीवर्ड रहेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। उसके बाद सर वो जो स्टॉक्स थे ये, एक तो आप ही का फेवरेट है अनंतराज। वो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि अचानक से क्या हो गया कंपनी में, डेटा सेंटर के ऊपर खर्च कर रही थी कंपनी बहुत बढ़ चढ़ कर, फिर नेटवेब, न्यूजेन, केन्स, ये इतनी सारी कंपनियां अचानक से स्टॉक टूटे। ये देखिए, लोगों को लगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये सॉफ्टवेयर आने के बाद जो चिप का रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ जो डेटा सेंटर जो है उसमें काफी कटौती आएगी। लेकिन आपको ये बात भी देखनी है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां से सबसे ज्यादा डेटा कंजम्पशन होता है। और जिस प्रकार से डेटा कंजम्पशन हो रहा है, देखिए अगर रिलायंस जैसा ग्रुप या अडानी ग्रुप डेटा सेंटर के बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली उन्होंने होमवर्क किया है। अगले 5-10 साल के लिए उन्होंने ऑब्वियसली एस्टिमेट किया है कि कैसे डिमांड इंडिया में बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि देखिए, अनंतराज कंपनी ने तो प्रॉपर कम्युनिकेशन किया है इन्वेस्टर्स के साथ कि इनफैक्ट ये अगर टूल यूज भी होता है, तो ओवरऑल डेटा सेंटर की डिमांड तो और भी बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि जो 800 ₹850 वाला शेयर जो 530 540 तक है, वो प्योरली पैनिक सेल ऑफ था। क्योंकि ये कंपनी कैश फ्लो जनरेट वाली कंपनी है, रियल एस्टेट में तो ये काफी बड़े पुराने प्लेयर है। डेटा सेंटर में 300 मेगावाट की कैपेसिटी लगा रहे हैं, अभी तो मुश्किल से 28 मेगावाट मार्च तक ऑपरेशनल होगा। तो कहीं ना कहीं नेटवेब टेक्नोलॉजीज की बात करिए या अनंतराज की बात करें, मुझे लगता है कि ज्यादातर पैनिक से ही इन स्टॉक्स में पिटाई हो गई। तो रजत, मुझे लगता है कि अगले क्वार्टर से अगर नंबर ठीक ठाक आते हैं, मार्च का क्वार्टर अगर ठीक ठाक आता है, इनफैक्ट अनंतराज का तीसरे तिमाही नंबर आना है, बट मुझे लगता है कि नंबर अगर ठीक ठाक आते हैं तो मार्केट को कंफर्ट आएगा। और मुझे लगता है कि ये ऐसे बिजनेसेस है जहाँ पे भले ही टेक्नोलॉजी बदले, लेकिन इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो बेकार नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट्स को वो दिलासा अभी थोड़ा सा हो रहा है। अभी आप देखिए आज मेरे ख्याल से अनंतराज भी ऊपर है, उसके बाद नेटवेब टेक्नोलॉजीज में भी एक अच्छा अपटिक आपको दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट्स में वो जो 2 दिन का पैनिक था, वो पैनिक के कारण मार्केट में भरपूर बिकवाली आई। बट अभी शायद अभी वही न्यूज पे मार्केट वो इन स्टॉक्स को वापस पिटवाएगा। सर अभी जो Q3 अर्निंग्स निकली हैं, इसमें आपको बेहतर नतीजे कौन से लगे, किस सेक्टर के, किन कंपनियों के, और पोटेंशियल ग्रोथ कहां पर आ सकती है?
देखिए, पहली बात तो बहुत कम सेक्टर है जहाँ पे ग्रोथ अच्छा आ गया है। आई थिंक होटल सेक्टर में अच्छा नंबर आ गया है। उसके बाद थोड़ी बहुत सीमेंट कंपनीज ने किया है, थोड़ा बहुत कैपिटल गुड्स कंपनीज ने अच्छा नंबर दिखा है। मेरे ख्याल से मिले जुले नंबर्स है। आई थिंक अगर आप बैंक्स की बात करें तो कोई बैंक्स ने नंबर अच्छे दिखाए हैं, कोई बैंक्स बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं। मैं समझता हूँ कि आईटी में भी नंबर्स ठीक ठाक है। आई थिंक काफी कंपनीज ने उम्मीद से बेहतर नंबर दिखाए, जैसे विप्रो ने बहुत अच्छा नंबर दिखाया है। तो मैं यही कहूंगा कि और एक क्वार्टर शायद आपको वेट करना पड़े, क्योंकि अभी तीसरी तिमाही में ओवरऑल इकोनॉमी की हालत खराब थी। आप एफएमसीजी देखिए, टू व्हीलर कंपनियां देखिए, तो प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही कम है। बजाज ऑटो ने मुश्किल से 3% का प्रॉफिट बढ़ा है। तो ये कोई बड़ा एनकरेजिंग नंबर नहीं है। उसके बाद अगर एक्सिस बैंक देखे तो एक्सिस बैंक का भी प्रॉफिट मुश्किल से 3-4% ही बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट्स इन नंबर्स को इन लाइन ही समझेगा। हालांकि उम्मीद थोड़ी सी ज्यादा थी। और जो अवॉइडेबल सेक्टर्स रहेंगे वो मेरे ख्याल से मेटल सेक्टर ही रहेंगे, क्योंकि मेटल में मुझे लगता है कंडीशन काफी खराब है। और जब तक चाइना की बाइंग आती नहीं है तब तक कोई बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज आएगा ऐसा लगता नहीं। तो ओवरऑल आई थिंक हम यही कहेंगे कि ये एक मिक्स सेट ऑफ नंबर्स तीसरे तिमाही में सारी कंपनीज ने प्रेजेंट किया है, जो शायद इतना अच्छा नहीं था और जो मुझे भी शायद इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि ये नंबर से मार्केट में भी हमने देखा कि कोई बड़ी रीरेटिंग होगी ऐसा लग रहा है। ये टाटा मोटर्स का स्टॉक बहुत बुरी तरह टूट गया पोस्ट नंबर्स। 8% के आसपास नीचे चला गया था, आपकी हमारी बात हो रही है तो 7% नीचे है अभी। नंबर्स में ऐसा क्या देख लिया मार्केट ने और क्यों लगातार टूट रहा है टाटा मोटर्स? देखिए, पहली बात तो टाटा मोटर्स का जो पैसेंजर कार और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है वहां पे डोमेस्टिक डिमांड काफी सॉफ्ट हो चुकी है। और ओवरऑल मुझे लगता है कि यही कारण है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस बार नंबर्स कोई खास अच्छे आएंगे नहीं। प्लस जेएलआर का वॉल्यूम भी इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ अगले क्वार्टर में अच्छा होगा, मार्जिन भी इंप्रूव होंगे। मेरे ख्याल से नियर टर्म में ट्रिगर वही है रजत, की उनका जो जेएलआर का और नॉन जेएलआर जो बिजनेस है वो डीमर्जर होने वाला है। तो मार्केट शायद देख रही है कि आने वाले दिनों में होपफुली मार्च अप्रैल के बाद, क्वार्टर के बाद, आई मीन बजट में भी कुछ अच्छे अनाउंसमेंट आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट स्पेंडिंग को लेके, तो ऑब्वियसली कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में आपको एक अच्छा पुश मिलेगा। पैसेंजर कार सेगमेंट के लिए भी उम्मीद है कि गवर्नमेंट कुछ ना कुछ अनाउंस करेगी। हालांकि ये इन्वेस्टमेंट अभी रिसेंटली जो ऑटो एक्सपो हो गया था दिल्ली में, वहां पे तो काफी कंपनियों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस करने को बोला है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री कोशिश कर रही है अपनी प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक डिमांड जो है वो अभी भी थोड़ी सी नरम है। तो 3-4 महीने शायद थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी होना था टाटा मोटर्स में 6-7% डाउन है। उसके बाद इससे कहीं ज्यादा नीचे जाना मुझे लगता है पॉसिबल नहीं लगा। ये मिड कैप्स के लिए भी आप यही बोल सकते हैं कि मार्केट में जो मार्काट मचनी थी वो ऑलरेडी मच चुकी है, 2 क्वार्टर्स तो हमने खराब देख लिए। या फिर अभी है ही सिनेरियो ऐसा कि मिड कैप्स की धुलाई लगभग तय है कि होती हुई नजर आएगी? देखिए, मिड कैप में जब तक कोई बड़ा फॉलो अप बाइंग आता नहीं है, जब तक लिक्विडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बड़ी बाइंग आती नहीं है, तब तक थोड़ा सा ये ठहराव तो इन स्टॉक्स में रहेगा। क्योंकि देखिए, ये जो एफआई की सेलिंग भी होती है वो ज्यादातर लार्ज कैप में होती है। और यहाँ पे जो खरीदार होते हैं वो ज्यादातर अल्ट्रा एचएनआईज होते हैं, पीएमएस होते हैं, एआईएफ फंड्स होते हैं। तो अभी जिस प्रकार से कटौती प्राइसेस में हुई है, और जहाँ पे हमने देखा है कि ज्यादातर लिक्विडिटी कॉर्नर्ड होती है, एक दो इन्वेस्टर्स के पास ही ज्यादातर शेयर होते हैं, तो ऐसे माहौल में शायद आपको 3-4 महीने थोड़ा सा इंतजार करना पड़े, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना है कि जो मिड कैप और एसएमई मिड कैप कंपनीज है वहां पे देखिए, अगर बिजनेस अच्छा है और अगर ऑर्डर बुक अच्छी है, प्रमोटर का स्केलेबिलिटी का पोटेंशियल है, तो यही समय होता है जब आप अल्फा ऐसी कंपनी से बना सकते हो। लेकिन रिस्क फैक्टर भी उतना ही हाई होता है। जिनको ज्यादा वोलेटिलिटी सहने की आदत नहीं है वो शायद इन स्टॉक्स में हाथ लगाएंगे ही नहीं। लेकिन हाई रिस्क के साथ हाई प्रॉफिट पोटेंशियल भी आता है। तो आई थिंक ये उस तरीके का मार्केट है जहाँ पे आपको वो सोच के आना है कि अगर आपको ज्यादा रिटर्न भी चाहिए तो जब गिरेंगे तभी और भी बड़ी धुलाई भी हो सकती है। बट डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में पैसा बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। वो ना हम 200 दिनों की औसत देखते हैं ना, उसके नीचे चले गए थे एनएससी 500 के लगभग 80%। 83% स्टॉक उसके नीचे चले गए थे तो देख के लगा भाई साहब ये मार्केट को क्या हो गया, अचानक से ऐसा स्लो डाउन आ गया। किसी को उम्मीद नहीं थी। अच्छा, अगर अभी धीरे धीरे करके पोर्टफोलियो बनाना हो सर, तो आपकी ये 2025 के लिए टॉप पिक्स कौन सी हैं, कहां पर आप, अगर आपको भी पैसा डिप्लॉय डिप्लॉय करना हो तो कौन से स्टॉक्स खरीदो? क्योंकि मुझे लगता है कि डिफेंस में मुझे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पसंद है। मुझे लगता है कि ऊपरी लेवल से काफी टूटा है और वेल एस्टेब्लिश कंपनी है, तो सेफ कैपिटल यहाँ पे एलोकेट आप कर सकते हो।
कैपिटल गुड्स में लार्सन एंड टुब्रो भी एक अच्छा विकल्प है। देखिए जो भी कंट्रोवर्सीज कंपनी की है वो अपनी जगह पे है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कंपनी को अगर इंडिया ग्रो करता है तो एलएनटी में भी डेफिनेटली अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल रहेगा। ऑटो में हमको लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छा क्वालिटी स्टॉक है, अगेन थोड़ा मीडियम टर्म व्यू लेके काम करे। और रेलवेज में हमको जुपिटर वैगन्स पसंद है। देखिए जुपिटर वैगन्स ने कल नतीजे डिक्लेयर किए, बहुत अच्छे नतीजे, और मेरे ख्याल से 7,000 करोड़ की ऑर्डर बुक पे ये कंपनी बैठी है। आने वाला साल और अगले साल तो कंफर्टेबली कंपनी में कोई डिमांड की प्रॉब्लम नहीं है। प्लस इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक 2 टन की एलसीवी गाड़ी भी लॉन्च की है। होपफुली बजट में कुछ अनाउंसमेंट आते हैं वैगन प्रोक्योरमेंट के लिए, तो आई थिंक इसमें एक अच्छा उछाल आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से रेलवे, ऑटो, कैपिटल गुड्स, डिफेंस, ये सब जो सेक्टर है वहां पे मुझे लगता है कि अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो थोड़ा थोड़ा करके आप यहाँ पे निवेश कर सकते पिछली बार आपकी मेरी बात हुई थी तो उसमें आप सीमेंट एक और सेक्टर था जिसका जिक्र कर रहे थे। ये कंपनियों ने नतीजे कैसे पोस्ट करे हैं और क्या अर्निंग्स का डाउन साइकिल जो था, जो लगातार हम देख रहे थे अर्निंग्स टूटती, वो खत्म हो गया अब? नहीं, सीमेंट भी एक अच्छा सेक्टर है। सीमेंट भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पहला बिल्डिंग ब्लॉक है। तो देखिए यहाँ पे भी जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे अल्ट्राटेक है, अंबुजा सीमेंट्स है, छोटे कंपनीज में हेडलबर्ग सीमेंट है, मुझे लगता है कि देखिए डेफिनेटली प्राइसिंग प्रेशर गया है। सीमेंट की कीमतें बढ़ी, और अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करता है तो सीमेंट तो पहली इनपुट है जहाँ पे आपको अच्छी खासी डिमांड देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि साउथ की जो कंपनियां हैं उनमें दिक्कत ज्यादा दिख रही है। जैसे कि अभी इंडिया सीमेंट्स के नंबर आ गए थे, काफी खराब थे, उसके बाद रैमको सीमेंट। बट अगर आप अंबुजा सीमेंट्स की बात करें या अल्ट्राटेक की बात करें तो ये कहीं ना कहीं नंबर्स उम्मीद से काफी अच्छे आ गए। तो आई थिंक थोड़ा सा एलोकेशन सीमेंट को भी आप कर सकते हो। डेफिनेटली ये सेक्टर प्रॉमिसिंग है, और होपफुली गवर्नमेंट अगर कुछ यहाँ पे अनाउंस करती है हाउसिंग के लिए, रियल एस्टेट के लिए, तो इनडायरेक्टली सीमेंट सेक्टर को तो बेनिफिट होगा ही। अच्छा सर, जाते जाते कुछ आम आदमी को कुछ रिलीफ मिलेगा इस बार बजट में? आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि कुछ भी, वो जो बातें होती है ना कि टैक्स स्लैब्स में कुछ बदलाव होगा और मिनिमम जो फ्लोर है, जो थ्रेशोल्ड है, उसकी सीमा को बढ़ा दिया जाएगा, ऐसा आई थिंक इज इट पॉसिबल? करेगी वित्त मंत्री ऐसा? इसे आई थिंक देखो गवर्नमेंट भी समझ गई है कि कंजम्पशन बहुत बुरी तरह से हिट हो चुकी है, और अगर कंजम्पशन को बढ़ाना है तो हाँ, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा रखना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन तो है। बट देखिए ये बात भी कहना मुश्किल है कि कितना कंसेशन मिलेगा। बट एक बात तो है कि शायद जो मिनिमम टैक्स लेवल जो हम लोग अभी देते हैं उसका लेवल शायद थोड़ा बढ़ा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन थोड़ा सा बढ़ा है। आई थिंक जो भी आएगा मेरे ख्याल से मार्केट्स को पसंद आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये काफी समय से लोग एटलीस्ट मिडिल क्लास एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो बेनिफिट आए। तो आई थिंक वी हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड रजत, बट होपफुली आना चाहिए। पिछली बार तो सुपर कॉन्फिडेंस था बजट में कि मार्केट में, इंडियन मार्केट ने ये कर दिखाया है और निवेशकों का बहुत पैसा बना है, ये सब बोल दिया था बजट में कि मोदी सरकार के राज्य में स्टॉक मार्केट बहुत तेज चली है, सबका पैसा बना, अब स्टॉक मार्केट नीचे ज्यादा आ गई। ज्यादा उम्मीद रखना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नहीं, देखिए मोदी जी को फाइनली क्या है कि वो गरीबों और फार्मर्स को ज्यादा प्यार करते हैं। आई मीन मिडिल क्लास को तो वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर भी मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपेक्ट करेगा कि कुछ ना कुछ कंजम्पशन बढ़ाने के लिए कुछ अनाउंसमेंट हो, ताकि डेफिनेटली इंडिया का जो ग्रोथ इंजन है वो कंजम्पशन ड्रिवन है। तो इसको अगर आप बढ़ावा नहीं देते तो शायद डेफिनेटली ये गवर्नमेंट फिर पूरी इंडस्ट्री को रॉन्ग सिग्नल देगी। तो मुझे नहीं लगता कि कंप्लीटली डिसअपॉइंटमेंट होगा। और अगर आता है तो रजत, आपको तो पता है कि अगर ये थोड़ा सा भी पॉजिटिवली सेंटिमेंट पॉजिटिव करने वाली अगर बातें बजट में होती है तो डेफिनेटली मार्केट्स को पसंद आएगा। क्योंकि देखिए ये छोटी बातें हैं, लेकिन ये छोटी बातें का इम्पैक्ट डेफिनेटली आगे चल के बड़ा हो सकता है। और ये जो नहीं, बाजार के लिए जो एसटीटी कैपिटल गुड्स, जो आपने शुरू में ओपनिंग में आपने बता दिया था कि इस बार तो कुछ ऐसा हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। पिछली बार तो बजट में बोला था ना कि ये तो अभी शुरुआत है, मतलब सिलसिला खिंच सकता है ये थोड़ा। कैपिटल गेन्स टैक्स में पिछली बार 10% से बढ़ाकर 12.5% जो किया था, और शॉर्ट टर्म वाला भी बढ़ाया था 15% से बढ़ाकर 20%। तो क्या ये अभी कैपिटल गेन टैक्स और जो एसटीटी एफएनओ वगैरह वो सारी बातें अब पीछे रह गई? नहीं, वो तो मेरे ख्याल से लग तो नहीं रहा है रजत कि ये कोई कटबैक होगा। क्योंकि देखिए एक बार आपको कोई रेवेन्यू कोई टैक्स से मिलता है तो बहुत कठिनाई होती है गवर्नमेंट को उसको काटने में। अभी कैपिटल गेन्स टैक्स जो बढ़ गया है उसको इमीडिएटली तो काटना मुश्किल नहीं, नहीं नहीं, काटो मत सर, पॉसिबल। बढ़ाओ, बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, सवाल तो ये था कि और बढ़ाएंगे, क्योंकि पिछली बार तो बोला था कि लेकिन ये तो अभी स्पेकुलेशन बहुत चल रहा है मार्केट में, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। नहीं, देखो अभी तो बाजार का जो हालत है वहां पे तो वो गवर्नमेंट भी देख रही है कि बाजार में थोड़ी
कटौती और बिचवाली आई है, तो आई थिंक वो भी मार्केट को देखने के बाद डिसीजन लेंगे कि खराब और वीक मार्केट में आप और मार्केट को पार्टिसिपेंट्स को टैक्स करोगे तो डेफिनेटली लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। मेरे ख्याल से पिछले बार तो बाजार में जो कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ गया था, एसटीटी बढ़ाया था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो सब यही था कि मार्केट रिकॉर्ड हाई चल रहा था, रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा था। तो कहीं ना कहीं तो देखिए सर, एसटीटीटी तो ऐसा हो गया है कि वहां पे आपको भले अपने को अच्छा लगे ना लगे, गवर्नमेंट इस टैक्स को बिल्कुल कम नहीं करेगी। अभी तो जो है मेरे ख्याल से मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि एटलीस्ट कोई नेगेटिव खबर ना आए। एटलीस्ट अगर कुछ नेगेटिव नहीं आता, वही मार्केट्स उसको पॉजिटिवली मान के चलेगी। राइट अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बजट डे वाले दिन भी आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया अभी तक को अपना समय देने के लिए और बजट से एक्सपेक्टेशंस बताने के लिए। थैंक यू सर।